Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the key components of education planning, that how education planning should be made, how it should be designed, what sectors or what areas it should cover. ठीक है, तो सबसे पहले करिकुलम डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है? करिकुलम डेवलपमेंट ये होता है कि यूजुअली हमारे पास हर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलरली स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हमारे पास जो होता है वो ब्यूरो ऑफ करिकुलम होता है। ठीक है, ब्यूरो ऑफ करिकुलम का क्या होता है कि वो किताबें सबसे पहले लिखवाता है, लिखवाने के बाद उसको रिव्यू करवाता है, उसके अंदर से मिस्टेक्स निकालता है, उसको अप टू डेट करता है, उसकी प्रिंटिंग करता है, उसकी पब्लिशिंग करता है, उसको हर स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो ये सारा काम किसका होता है? गवर्नमेंट में ब्यूरो ऑफ करिकुलम का होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में आएंगे तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है? करिकुलम की डेवलपमेंट करनी है। करिकुलम की डेवलपमेंट किस किस्म की डेवलपमेंट करनी है? इट अलाइंस विद द सोसाइटल नीड्स। याद रखिए कि हर वो माशरा आज खत्म हो चुका है, हर वो लोग आज खत्म हो चुके हैं जो कि अपने आप को अप टू डेट नहीं रखते, दोज हु डू नॉट रन विद द स्पीड ऑफ द सोसाइटी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या करें, यू शुड अलाइन योर सेल्फ विद द सोसाइटल नीड्स। योर करिकुलम शुड अलाइन विद द सोसाइटल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, टुडे we always discuss, our youngsters, our youth discusses about provincial civil services, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब इस तरह की चीजें जब डिस्कस की जाती है तो आपके करिकुलम में भी इन चीजों को इम्प्रोवाइज करना, इन चीजों को इंक्लूड करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इट इज द नीड ऑफ द टाइम। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन आवर सोसाइटी, इन पर्टिकुलरली वट एवर इज ट्रेंडिंग, ठीक है, जो भी सोसाइटल नीड्स ट्रेंड करती है उसके मुताबिक हमारे करिकुलम का डेवलप होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी का भी इसी तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, अगर हम ओल्ड रॉटन सिस्टम या ट्रेडिशनल सिस्टम की तरफ हम चले जाते हैं तो हमारी पॉलिसीज और प्लानिंग में बहुत ज्यादा मुश्किलात देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, today is the age of artificial intelligence, today it is the age of technology, today it is the age of inventions and discoveries। ठीक है, तो अगर हम एक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को अपने करिकुलम में, अपनी प्लानिंग और पॉलिसीज में इंक्लूड नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे, हमारे जो टीचर्स होंगे, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम होगा और ओवरऑल जो हमारा सोसाइटी का स्ट्रक्चर होगा वो दूसरे माशरों से, वो दूसरे कंट्री से बहुत पीछे रह जाएगा। ठीक है, इसी तो क्या करना है, हमने टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, टेक्नोलॉजी की भी एडवांसमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है, सोसाइटल नीड्स को भी इनकॉर्पोरेट करना है, और साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। फॉर इंस्टेंस, हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंडिंग चल रहा है, फ्रीलांसिंग चल रही है, कंप्यूटर का इस्तेमाल चल रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल इंक्लूजन चल रहा है, सेंसिटाइजेशन टेक्नोलॉजी पे चल रही है। तो आपने क्या करना है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होना चाहिए कि जो भी आप करिकुलम डेवलप करेंगे उसको सोसाइटी के नीड्स के मुताबिक, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप उसको डेवलप करेंगे। मोर ओवर आप इसमें मजीद इजाफा कर सकते हैं कि आप उसको अपडेटेड रखेंगे, आप उसको एरर फ्री रखेंगे, आप उसको एवरी नाउ एंड देन उसको जो है उसमें टेक्नोलॉजी, उसमें आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे जो कि सोसाइटी के नीड्स के साथ अलाइन करती हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये छोटे छोटे सेंटेंस है लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज मौजूद है। मैंने अभी 3 मॉक पेपर्स लिए हैं और 3 मॉक पेपर्स में मेरे पास कोई स्टूडेंट का इतना खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई आप कैसे एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसीज करेंगे, तो वो कहते हैं हमारे पास किताबें आएंगी और हम किताबें जो है ना गरीब गुरबा में तकसीम करेंगे। भाई किताबें आने से पहले आप किताबों को डेवलप करवाएंगे। यू आर द हेड मास्टर, यू आर द हेड मिस्ट्रेस, यू आर गोइंग टू, सिर्फ ये नहीं है, आप कल को डीईओ होंगे, डीओई होंगे, डायरेक्टर होंगे, तो आपके पास ये तमाम इख्तियारात होंगे। ठीक है, तो आपने माइक्रो लेवल पर, छोटे लेवल पर नहीं सोचना, आपने बहुत बड़े पैमाने पर सोचकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अभी सिर्फ ये हमारे पास है करिकुलम डेवलपमेंट के मुताबिक। ठीक है, फिर दूसरा है हमारे पास कि हम एजुकेशनल प्लानिंग और पॉलिसीज में टीचर की एजुकेशन और उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर बहुत काम करेंगे। ठीक है, याद रखें कि टीचर की जो है ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम देखते हैं कि टीचर अपॉइंट कैसे होता है। टीचर का जो इंक्लूजन होता है उससे पहले वो एक प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल करता है जिसे हम कहते हैं बीएड या एमएड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं सबसे पहले आप वहां से वो करेंगे कि आप उसमें बीएड और एमएड पर ऐसे जो है ना डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाएंगे या ऐसे जो है ना एजुकेशन के रिलेटेड आप चीजें इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो कि क्या करेंगे, आपके
जो स्टूडेंट्स जो कि दोज हु विश टू बिकम टीचर्स, ठीक है, क्योंकि बीएड और एमएड में जो एडमिशन लेता है तो उनका अल्टीमेट टारगेट ये होता है कि उन्होंने एजुकेशन में ही अपने कैरियर को परस्यू करना है। तो आपने सबसे पहले उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वहीं से करनी है, आपने उनकी कैरियर काउंसलिंग वहीं से करनी है, वहीं पर आपने उनको अच्छा पढ़ाने का, अच्छा मैनेज करने का, अच्छा एडमिनिस्ट्रेट करने का चीजें आपने वहां पर उनको सिखानी है। सेकेंडली, जब वो डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो जो आपका रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया होता है, आपने रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया में आपने एक बहुत जबरदस्त फिल्टर लगाना होता है, क्योंकि वो जब फिल्ट्रेशन हो जाती है तो उस फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है, आपके पास बहुत क्वालिटी टीचर्स आते हैं। तो आपकी जो अपॉइंटमेंट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू शुड बी यूटिलाइजिंग ऑल द पॉसिबल मींस, ताकि आपके पास जो क्रक्स है, आपके पास जो बिल्कुल जिस्ट है आपकी सोसाइटी का, जो कि टैलेंट का जो जिस्ट है, वो आपकी एजुकेशन के फील्ड में आए और आपके स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। फिर जब वो फील्ड में आ जाए तो फील्ड में आने के साथ साथ आप उनको इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। इन सर्विस ट्रेनिंग से मुराद ये है कि एवरी नाउ एंड देन, फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज के लिए ये बताता हूँ कि हमारे पास बलूचिस्तान के लेवल पर जो है वो फॉर एग्जांपल पाइट, PITE पाइट एक इदारा है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोवेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, एक ये इदारा है। एक हमारे पास दूसरा है जिसे हम कहते हैं, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, ठीक है, वो जैसे मेरे जहन में आता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, बेक्ट, सॉरी, बलूचिस्तान एकेडमी फॉर कॉलेज टीचर्स। तो कोई भी टीचर्स हो उनके लिए ये जो बेक्ट है या पाइट है, वहां पर उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। आप एनजीओ, INGO के साथ कोलेबोरेशन लेकर आप लोगों को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उनको रिफ्रेशर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एग्जांपल, मैं 17 ग्रेड में अपॉइंट हुआ, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं और फिर मैं 18 ग्रेड पर अब प्रमोट हो जाता हूँ। 18 ग्रेड इस दौरान जो है ना मेरी अच्छी खासी प्रोफेशनल ग्रोथ हो जाती है। जो प्रोवेंशियल सर्विसेज में एजुकेशन से हटकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब वो 18 से 19 में प्रमोट होते हैं तो वो MCMC करते हैं। MCMC एक कोर्स होता है जो कि तकरीबन 3 से 4 महीनों का होता है, जिसे कहते हैं मिड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स, जिसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, बड़े बड़े टीचर्स आते हैं जो कि उनको मैनेजिंग स्किल्स सिखाते हैं, जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाते हैं, जिसको वो यूज करके क्या करते हैं। और इसी तरीके से फिर 19 से 20 ग्रेड में जब प्रमोट होते हैं तो उनको SMC करवाया जाता है, सीनियर मैनेजमेंट कोर्स करवाया जाता है। इसमें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन उनको सिखाए जाते हैं, तमाम टेक्निक सिखाए जाते हैं, तमाम पॉलिसीज पढ़ाई जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, अनफॉर्चुनेटली हमारी एजुकेशन के फील्ड में इस तरह कुछ भी नहीं है। हमारे एजुकेशन का जो बंदा है वो 17 से 18 भी ऐसी प्रमोट होता है, 18 से 19 भी ऐसी प्रमोट होता है, 19 से 20 भी प्रमोट होता है, विदाउट मतलब वो प्रॉपर मैकेनिज्म और एडमिनिस्ट्रेटिव के स्किल्स सिखाए हुए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि आप उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनकी करवाएंगे, उनकी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करवाएंगे, और आप उनके लिए इन सर्विस ट्रेनिंग्स करवाएंगे, आप उनको प्रमोशन कोर्सेज करवाएंगे, जिसकी मदद से वो क्या कर सकते हैं, अपने स्किल्स को और डेवलपमेंट को सब। क्योंकि याद रखें, एजुकेशन प्लानिंग और पॉलिसी में सबसे पहले आपका टीचर इंप्रूव होगा तब आपका स्टूडेंट्स इंप्रूव होंगे। तो इसलिए टीचर्स की डेवलपमेंट पर, उनकी ग्रोथ पर आपने बहुत काम करना जरूरी है, ठीक है। देन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद थोड़ी सी जो कम इंपॉर्टेंट है या जो सेकेंडरी चीज है वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज है, कि स्कूल में आपने बहुत अच्छी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, मिसाल के तौर पे, वो योर स्कूल शुड बी नीट एंड क्लीन, इट शुड बी वेल पेंटेड एंड डेकोरेटेड, इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इट शुड बी रन स्मूथली, ठीक है, एवरीथिंग शुड बी हैविंग द सीरीज, ठीक है, इन अ चैनलाइज्ड मैनर, एवरीथिंग शुड बी डन। और इसी तरह टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसमें आपके पास कंप्यूटर लैब्स, आपके पास IT लैब्स, आपके पास साइंस लेबोरेटरीज, आपके पास बाकी मल्टीमीडिया रूम्स, वो तमाम आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जितना आपका जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जितना अट्रैक्टिव होगा, जितना अच्छा होगा, उतना आपके पास स्टूडेंट्स की जो रिटेंशन पावर है वो ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स रिटेन करेंगे, उनका ड्रॉप आउट नहीं होगा, स्टूडेंट्स कम बीमार होंगे। फॉर एग्जांपल, क्लियर और हाइजीनिक कंडीशन आप उनको प्रोवाइड करते तो स्टूडेंट्स बीमार नहीं होंगे, उनकी एब्सेंटीज कम होंगी। इसी तरीके से आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, टीचर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए अच्छा स्टाफ रूम, उनके लिए अच्छे ऑफिस कायम करते हैं, तो स्टूडेंट टीचर जो है वो अपना मैक्सिमम टाइम स्कूल में स्पेंड करेंगे, जिनकी अवेलेबिलिटी से स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें तो इनकॉर्पोरेट करना है।
फिर साथ साथ हम लोगों ने स्टूडेंट की असेसमेंट एंड एवेलुएशन करनी है। मतलब आपने स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ साथ आप उनके मुख्तलिफ क्विज ले सकते हैं, आप उनको असाइनमेंट्स दे सकते हैं, आप उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकते हैं, आप उनको जो स्टडी टूर्स होते हैं उन पर आप ले जा सकते हैं। जैसे अक्सर फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी वालों को या ज्योग्राफी वालों को या एंथ्रोपोलॉजी वालों को या आर्कियोलॉजी वालों को, उन सबको मुख्तलिफ साइट्स का विजिट करवाया जाता है, जहाँ पर वो क्या करते हैं, या मुख्तलिफ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से अपनी प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है उसमें इजाफा करते हैं। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो टीचर और स्टूडेंट का जो बॉन्ड होता है वो मजीद मजबूत हो जाता है। तो इसके साथ साथ आपने क्या करना है, जो टीचर होगा या जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो अपने पॉलिसीज में स्टूडेंट्स की इवेलुएशन के लिए बहुत अच्छी चीजें इंकॉर्पोरेट करेगा। कि आपको मंथली टेस्ट, जैसे प्राइवेट स्कूल्स का अगर आप स्ट्रक्चर उठाकर देखें तो हर मंथ उनके पेपर्स होते हैं। अच्छा, हर मंथ का रिजल्ट आता है, रिजल्ट को हर पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया जाता है। मंथली माई परफॉर्मेंस टेस्ट के बाद पीटीएम, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स क्लोज हो जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस का स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को पता चल जाता है। तो ये तमाम चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आप उसकी इवेलुएशन का क्राइटेरिया भी रखें कि इस तरह नहीं कि आप रॉटन सिस्टम पर सारी चीजें चला रहे हो। नहीं, यू शुड बी रनिंग विद द ट्रेंड ऑफ द सोसाइटी। आप स्टूडेंट्स को जो है ना प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल एटमोसफेयर के साथ आमान कराएं, ताकि वो आप ज्यादा से ज्यादा अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। फिर इसके साथ हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड बजटिंग है। याद रखिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और बजटिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं आपके स्कूल की परफॉर्मेंस में, आपके इदारे की परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग टू इंश्योर एडिक्वेट फंडिंग फॉर ऑल एस्पेक्ट्स, मतलब आपके पास इस तरह होना चाहिए कि आप अपने गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें, आप एनजीओ के साथ, आई एनजीओ के साथ, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, इन सब के साथ आपने कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। जिसकी मदद से क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपके पास ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल जो है ना रिसोर्सेज आएंगे, और जितनी ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती हैं उतना आपके पास चांसेस होते हैं अपनी बेटरमेंट को, अपने एजुकेशनल लेवल को इम्प्रूव करने का, अपने स्कूल के स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का, अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग करनी है, आपने एडिक्वेट फंडिंग आपको मिलनी चाहिए। या आप अगर फॉर एग्जांपल आप डीडीओज होते हैं तो आप गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे, ताकि आपकी तमाम जो सोसाइटी है उसमें जो भी आपके स्कूल में जो नीड्स हैं वो उन सबको अच्छी तरीके से पूरा किया जा सके। फिर पॉलिसी फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरिंग दैट लॉज एंड रेगुलेशंस आर इन प्लेस टू गाइड द एजुकेशनल सिस्टम। मतलब आप जो पॉलिसीज बनाते हैं वो पॉलिसीज वैग ना हो, वो पॉलिसीज सिर्फ बुक्स की हद तक ना हो, वो पॉलिसीज सिर्फ आपके फाइल्स की हद तक ना हो। उनकी प्रॉपर फॉर्मुलेशन के साथ साथ उनकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। यूजुअली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, हमारे पास इन चीजों को फॉलो नहीं करवाया जाता। ठीक है, फॉर इंस्टेंस कॉलेज में जो टीचर्स होते हैं उनकी कोई अटेंडेंस नहीं होती। वो आते हैं हफ्ते में 2 दिन 3 दिन अपनी क्लास लेते हैं और बस क्लास लेकर वो चले जाते हैं, उनकी प्रेजेंस जरूरी नहीं समझी जाती। इसी तरह जो है ना टीचर्स होते हैं, टीचर्स कुछ लेट आते हैं, कुछ नहीं आते, कुछ जो है ना स्कूल्स क्लोज्ड हैं, कुछ गूस टीचर्स हैं, उन्होंने कुछ ने अपनी जगह पर जो है ना वो एवजी जिसे हम कहते हैं अपने रिप्लेसमेंट में 10-10 20-20 हज़ार रुपए पे लोगों को अपॉइंट किया होता है। तो वो क्या करते हैं, वहां पर आकर लोगों के, तो इसमें हमारे पास पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऐसी करनी चाहिए कि जो जिस इलाके का टीचर होगा, जो जिस इलाके की सीट हासिल करेगा, उस इलाके में उसको सर्व करना होगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में जब आप इन तमाम की कंपोनेंट्स को फॉलो करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपके पास जितने भी जो की कंपोनेंट्स होंगे, जो भी आपकी एजुकेशनल पॉलिसीज होंगी, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होंगी और आपके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्विकली प्लीज। Over to you all. Quickly, if it is clear, please drop me yes. ओके, एजुकेशनल पॉलिसीज और उसके इम्पैक्ट का हम देखते हैं। याद रखें, हमने जब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज यूजुअली गवर्नमेंट की तरफ से 5-5 साल के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो फिर आप उसमें एनुअल पॉलिसीज भी बना सकते हैं, आप सेक्टोरल पॉलिसीज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्या होता है, हर पॉलिसी का
हर जगह पर बड़ा असर पड़ता है, हर इस इदारे पे बड़ा असर पड़ता है, हर इंसान पर बड़ा असर पड़ता है, स्टूडेंट पे बड़ा असर पड़ता है। तो एजुकेशन पॉलिसीज और उसकी इम्पैक्ट सबसे पहले नेशनल लेवल की पॉलिसीज में, जितने आपके लोग ज्यादा अच्छी तरीके से एजुकेटेड होते हैं, टेक्निकली एजुकेटेड होते हैं, जितना स्किलफुल एजुकेटेड होते हैं, उतना वो आपके मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, उतना आपके पास जो लोग हैं वो ज्यादा आते हैं, जितना आप उतना आपकी जो पॉलिसीज होती हैं वो उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन होती हैं। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स जिनको आप पढ़ाते हो वही कल को आपके ह्यूमन रिसोर्स का हिस्सा बनती है, आपके टीचर्स बन जाते हैं, कुछ आपके इंजीनियर्स बन जाते हैं, कुछ डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो उसके साथ साथ जो भी आपकी पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, नेशनल लेवल की पॉलिसीज हो, चाहे वो स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल की पॉलिसीज या जिस लेवल की भी पॉलिसीज हो, उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास जो है वो एक रिफाइनमेंट नजर आती है, रिफाइंड पॉलिसीज देखने को मिलती हैं, क्योंकि तमाम एजुकेटेड लोग, तमाम टैलेंटेड लोग, तमाम जो क्वालिफाइड लोग होते हैं वो उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। और जब क्वालिफाइड लोग पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, उसका स्वॉट एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स से, तो उसके बाद जो भी पॉलिसीज आती है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड पॉलिसी होती है। तो इसके साथ साथ आपका जो नेशनल लेवल पर जो आपका ग्राफ होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है, उनकी डिग्रीज की जो वर्थ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। आज हम देखते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी नेशनल लेवल की पॉलिसी, सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस होता है, तो हमारे जो प्राइवेट इदारे हैं वो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आप रिसेंट रिजल्ट्स देखें हमारे पास, ठीक है, हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का रिजल्ट और हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का रिजल्ट वो बिल्कुल मैच नहीं करता। ऑन द अदर हैंड आप नेशनल लेवल की पॉलिसीज में आप देखते हैं तो हमारे पास, फॉर इंस्टेंस अगर हम प्रोविंसेस को compete करें, तो हमारी बलूचिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप रैंकिंग नहीं है। इसी के बरक्स अगर आप पंजाब में चले जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर है या पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, या कायद अज़म यूनिवर्सिटी को आप देख लें तो बहुत क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो वो क्या होता है, क्योंकि आपकी नेशनल पॉलिसीज में या आपकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा लूप होल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आप में कोई जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलती, जिसके बरक्स आपकी जो नेशनल पॉलिसीज होती हैं वो इतना ज्यादा आपको प्रोडक्टिव जो है ना रिजल्ट्स या ग्राफ प्रोवाइड नहीं करती। सेकेंडली, स्टेट और प्रोविंशियल पॉलिसीज आफ्टर 18th अमेंडमेंट, आपने क्या कर दिया है, आपने पावर्स की डिसेंट्रलाइजेशन कर ली है। 2010 में क्या हुआ, 18th अमेंडमेंट आया और 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ पावर्स डिवॉल्व कर दिए गए प्रोविंसेस को। तो उसमें एजुकेशन का जो खास तौर पर हायर एजुकेशन कमीशन है या एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है वो तमाम क्या कर दिया है, प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर दिए गए हैं, वो उनको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे प्रोविंसेस में अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हमारे प्रोविंसेस में एजुकेटेड लोग जो होते हैं उनको साइड लाइन कर दिया जाता है, करप्ट लोगों को या जो अनफेथफुल लोग होते हैं उनको जो है ना वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया जाता है, ताकि वो जो स्टेक होल्डर्स है वो उनको फायदे पहुंचा सके, उनकी जरूरियात को पूरा कर सके। तो इस सूरत में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो पॉलिसीज आती हैं वो हमारे पास कोई खातिर ख्वाह नहीं होती। तो अगर आपकी पॉलिसीज अच्छी होंगी, अगर आपकी पॉलिसीज प्रोडक्टिव होंगी, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोवेंस है या आपका जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा, उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, उनके लोग बहुत ज्यादा एजुकेटेड होंगे, संजीदा लोग होंगे, चीजों को सीरियस लेने वाले होंगे, उनके पास मीन्स ऑफ इनकम होंगे, वो अपना कैरियर बना सकेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, जब आपके पास अच्छी पॉलिसीज नहीं आती तो उन पॉलिसीज का आप पर, आपके प्रोवेंस पे, आपके सिटी पे, आपके लोगों पे, आपकी कम्युनिटी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। ठीक है, जिसे हम देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे टीचर्स, सारे टीचर्स हजरात जो है ना वो रोड्स पे है, दे आर चांटिंग स्लोगन्स फॉर देयर सैलरीज। ठीक है, सो दैट इज क्वाइट अलार्मिंग। जब एक टीचर को आप सैलरी नहीं देते, जब आप एक टीचर को एक इनफ अमाउंट नहीं देते सैलरी के मद में, जब वो आप अपने इंटरनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकता, सो हाउ कम इट्स पॉसिबल दैट द टीचर विल लीड टू द क्वालिटी एजुकेशन, और वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी रिसर्च करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा और उनको स्टेट पर यकीन करना सिखाएगा, पॉलिसीज पर यकीन करना सिखाएगा, उसको इन तमाम चीज़ों को जो है ना फॉलो करना सिखाएगा। तो हमारे पास जो है ना अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जिस तरह की जो प्रोविंशियल पॉलिसीज है या नेशनल पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा वीक है, और अगर कुछ एक आध पॉलिसी है भी तो उस पर कोई ज्यादा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। प्रोविंशियल एचईसी बनाई नहीं जा रही बलूचिस्तान में पर्टिकुलरली, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास फंडिंग नहीं होती,
कुछ फंड आपको फेडरल गवर्नमेंट दे देता है, लेकिन आपका जो है ना प्रोविंशियल जो है ना वो गवर्नमेंट उसको फाइनेंस नहीं करता। तो जब आपकी फाइनेंस की स्कैर्सिटी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तो आपकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, और आपके जो आज आप एजुकेशनल सिस्टम का जो ब्रेकडाउन नजर आ रहा है, वही ब्रेकडाउन हर उस प्रोविंस का, हर उस स्टेट का नजर आएगा आपको, जो कि इस कंडीशन से गुजरेंगे। ठीक है। फिर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन ऑन एजुकेशन पॉलिसी। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस बहुत गहरा पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा, जैसे हमने पढ़ा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो फोर्थ गोल है वो एजुकेशन के बारे में, कि हर किसी को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफरेंस, कास्ट, कलर, क्रीड और नेशन, कुछ भी जो है ना वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपका बड़ा असर पड़ता है कि इंटरनेशनल आपको गाइडलाइंस क्या मिलती हैं, आपका थ्रेश होल्ड क्या किया जाता है, आपको किस किस्म की रिकग्निशन दी जाती है, किस किस्म के स्कॉलरशिप्स में आपको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, आपको जो जो सर्वेज होते हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। इसके साथ साथ आपके जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपको मुख्तलिफ तरीकों से फाइनेंस करते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं, वो आपके स्कूल में इनटेक को जो है ना, जो स्टूडेंट्स का जो इनटेक होता है, उनके जो एडमिशन्स होते हैं उनको मैक्सिमाइज करने में आपकी मदद करते हैं, उनकी रिटेंशन में मदद करते हैं, उनकी हेल्थ में आपकी मदद करते हैं। तो हर किस्म की मदद कोशिश करते हैं कि वो आपको प्रोवाइड कर सके। तो एट द एंड ऑफ द डे इन सब का बड़ा असर पड़ता है। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन में गवर्नमेंट का बहुत गहरा रोल है, क्योंकि एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, एजुकेशन को साइड नहीं करना चाहिए। वेरी सॉरी टू से, बेशक रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारा जो ट्राइबल सिस्टम है वो ट्राइबल सिस्टम बहुत आसानी से एजुकेशन या एजुकेटेड लोगों का जो उनकी जो ताकत होती है उसको डाइजेस्ट नहीं करते, क्योंकि वो सीरियस थ्रेट होते हैं उनकी ऑटोनॉमी में, उनकी पावर पर, उनकी स्ट्रेंथ पे। क्योंकि जो एजुकेटेड होता है वो वेल अवेयर होता है अपने राइट्स के बारे में, वो वेल अवेयर होता है अपनी डिग्निटी के बारे में, वो वेल अवेयर होता है अपने कॉम्पिटेंस पर, और वो अपने जरूरियात को खुद पूरा कर सकता है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा जो है ना सीरियस अटेंशन एजुकेशन पॉलिसीज को नहीं देती, या अगर दे भी देती है एजुकेशन पॉलिसीज की फॉर्मुलेशन में, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना बहुत ज्यादा वैग होती है, बहुत, और तरजीहात में शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे एजुकेशन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके अलावा भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स है, वो आप फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इस पर जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो वो सामने आ सकती है। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज। इफ इट्स क्लियर प्लीज ड्रॉप मी यस। क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। फिर हम चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं एजुकेशन की जो पॉलिसीज है, ठीक है, उनकी जो प्लानिंग्स है उसमें क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला पॉलिसी देखिए, हम कोशिश करेंगे कि हम पॉलिसीज को पहले जनरलाइज तरीके से पढ़ें, और इन्हीं चीज़ों में जो चीज ये इसमें जो जो चीज़ें हैं उनको पाकिस्तान के पैराडाइम में भी आप समझें, क्योंकि यही चीज़ें आपसे पाकिस्तान के पैराडाइम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हमारे, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो है ना जो बजट होती है, उस बजट में हमारे जो एजुकेशन की पॉलिसीज और प्लानिंग्स होती हैं, या उनकी जो पॉलिसीज होती हैं, उसमें बहुत लिमिटेड जो है ना अमाउंट फिक्स्ड होती है लोगों को एजुकेट करने में, टीचर्स को उनकी जो पोटेंशियल है उसको इम्प्रूव करवाने में, या उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने में। तो एजुकेशन के लिए बहुत लिटिल अमाउंट हमारी जो है ना जो जीडीपी का जो वो है अमाउंट है वो बहुत कम एलोकेट होती है। हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में हमारे पास बजट की एलोकेशन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारे जो ओवरऑल जो पॉलिसीज है और बजटिंग है और जो पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। उसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा लूप होल्स देखने को मिलते हैं, हमारे हमारे जो स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो मीट नहीं कर पाते। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके से compete नहीं कर पाते। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत मैटर करती है कि आप जो है ना प्रॉपरली फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करें, आप हैंडसम बजट को एलोकेट करें, आप टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से निकल आए। जब वो पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से, अपने बच्चे की फीस से, वो अपने घर के एक्सपेंसेस से, जब वो इन चीज़ों से बेगम हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी अटेंशन अपने स्टूडेंट्स पे होंगी, उसकी ऑटोमेटिकली अटेंशन जो होगी वो अपने
अपने आप को इम्प्रूव करने में, अपने स्टूडेंट्स पे को इम्प्रूव करने में, अपने रिसर्च के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने में होगी। तो इसलिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड स्टेबिलिटी। हमारे यहाँ जो है ना बहुत गहरा असर जो पड़ता है वो पॉलिटिक्स का पड़ता है हमारी एजुकेशन के पॉलिसी में, क्योंकि ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग या जो बहुत लीस्ट एजुकेटेड होते हैं उनको जो है ना आप एजुकेशन के मिनिस्टर्स बना देते हो, और वो जो है ना मतलब इतनी ज्यादा चीजों को नहीं समझते। ऑन द अदर हैंड हमारे पास टेक्नोक्रेट्स होते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, आप उनको अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाते, तो ऐसा रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्योंकि दूसरे लोगों का होता है। इसमें एक और चीज मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा। आप एक पॉइंट को ये भी हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, या हमारे पूरे गवर्नमेंट के सिस्टम में हमारा जो एजुकेशन में जो हमारे पास टीचर्स की तादाद है वो बहुत कम है, ठीक है। तो इसके बरक्स हमारे यही टीचर्स ये दूसरे डिपार्टमेंट्स में डेपुटेशन पे जा रहे होते हैं। तो जब आपके पास ऑलरेडी स्कैर्सिटी ऑफ टीचर्स है, तो आप उन टीचर्स को जब आप डेपुटेशन पे भेजते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट को जाकर भी वो खराब करते हैं, वहां पर भी उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, क्योंकि वो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं होता। और यहाँ पर भी जो है ना, क्योंकि ऑलरेडी टीचर्स की स्कैर्सिटी है, तो वो आते हैं और यहाँ पर टीचर्स की जो है ना तादाद में कमी हो जाती है, ठीक है। तो हमारे पास ओवरऑल ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से अक्सर ये लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, या इसकी वजह से हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो डिस्टेबलाइज होते हैं। क्योंकि अभी देखते हैं बलसा यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि भाई सैलरीज वगैरह नहीं मिली, तो वो सारे कोशिश कर रहे कि भाई हम कहीं पर भी डेपुटेशन पे चले जाए तो कम से कम हमारी तनख्वाह तो हमारे वक्त पे मिलेगी, ठीक है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं हमारे ओवरऑल सिस्टम में। फिर सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स बहुत मैटर करती है कि आप किस माशरे में रहते हैं, आपके कल्चरल रसूमात आपको क्या बताते हैं, क्या आप बहुत ज्यादा रिलीजियस है, क्या आप सोशलिस्ट है, क्या आप सेक्युलर है, क्या आप किस किस्म के माइंडसेट को फॉलो करते हैं। तो ये सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत मैटर करती है आपकी एजुकेशन की पॉलिसीज में, कि आपका माशरा किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है और किस चीज़ को रिजेक्ट करता है। फिर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन बहुत मैटर करती है कि आपके माशरे में क्या टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है आपकी पॉलिसीज में, क्या आपके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है एजुकेशन को हासिल करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें एजुकेशन के लिए बनाई गई थी आज उसका जो इस्तेमाल है वो उस तरीके से नहीं किया जा रहा। मैं और आप सामने हैं, हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन है उससे हम कितना फ़ायदा उठाते हैं, कितनी एजुकेशन हासिल करते हैं, ठीक है, और कितना हम दूसरों को गाइड करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, हमारी अटेंशन डाइवर्ट की जा चुकी है। हम जितना वक्त फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जितना वक्त व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, क्या हम उसका 5% भी अपने एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्या हम नॉलेज को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो आई होप एवरीबडीज आंसर विल बी नो। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उनको हमने इनकॉर्पोरेट से किया, लेकिन उसका हमने वाइज यूज नहीं सीखा। तो उसकी वजह से हमारे इस पर गहरा असर पड़ता है। इंश्योरिंग क्वालिटी एंड इक्विटी, आप कोशिश करें कि इक्विटी का मतलब यही कि इक्वलिटी, आप लोगों को उनके जेंडर के मुताबिक, आप उनकी ज़रूरियात के मुताबिक आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो डिजर्विंग लोग होते हैं, आप उनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें, आप उनको सपोर्ट प्रोवाइड करें, आप उनको फ्री एडमिशन से, जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं आप उनको मोटिवेट करें। तो इससे क्या होता है, आपके पास ओवरऑल क्वालिटी जो होती है एजुकेशन की इम्प्रूव होती है। आपके पास जो आपका जो माशरा होता है वो एजुकेशन पर ट्रस्ट डेवलप करता है। आप मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करें। जब आप मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करते हैं तो हर कोई एजुकेशनल फील्ड में अपनी परफॉर्मेंस देता है, हर कोई तालीम हासिल करने की कोशिश करता है। ऑन द अदर हैंड अगर आपकी मेरिटोक्रेसी नहीं है, आपका नेपोटिज्म हर जगह पर चल रहा है, आपका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हर जगह पर चल रहा है, हर जगह पर आपका करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही होती, तो ऐसी सूरत में ये तमाम चैलेंजेस दे लीड टू एस्ट्रे, और हमारे स्टूडेंट्स का या हमारे लोगों का एजुकेशन की पॉलिसीज, उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसके आउटकम का या उसके रिजल्ट पर जो ट्रस्ट होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी होने की वजह से हमारा जो ओवरऑल एजुकेशनल सिस्टम है वो ग्रो नहीं कर पाता। सो आई होप यू ऑल गॉट इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओवर टू यू ऑल प्लीज।